वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है नियोजन की राजनीति। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये जो नियोजन शब्द है इसका अर्थ क्या है। नियोजन का मतलब होता है कि आपके पास जो संसाधन है उसका आप इस तरीके से इस्तेमाल करिए ताकि आप भविष्य के लिए एक बहुत अच्छी योजनाएं बना सकें। जैसे नियोजन के माध्यम से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, रोजगार के अवसर हम बढ़ा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। राइट, तो ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है नियोजन करके। मतलब इस तरीके से हर चीज़ को नियोजित करना, मतलब स्ट्रैटेजी बनाना अपनी, कि जिससे हम जो है अपने देश की आर्थिक स्थिरता को भी सुधार पाए और उत्पादन में वृद्धि भी कर पाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत में विकास का मतलब क्या है। आज़ादी के बाद लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत में विकास का अर्थ क्या होता है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय। कि मतलब आर्थिक समृद्धि भी की जाए पर लेकिन गरीब और अमीर दोनों वर्गों को लेकर एक साथ की जाए, इस बात पर भी सहमति थी। आर्थिक विकास और सामाजिक आर्थिक न्याय को केवल व्यवसाय, उद्योगपति व किसानों के भरोसे नहीं छोड़, सरकार को प्रमुख भूमिका निभानी होगी। इसमें ये कहा गया है कि सबकी इस बात पर सहमति थी कि आर्थिक विकास जो है वह सामाजिक होना चाहिए, न्यायबद्ध होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है और गरीब बहुत गरीब होता जा रहा है। व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे हम इस चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए। सरकार को भी इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका निभानी चाहिए। आज़ादी के वक्त विकास का पैमाना पश्चिम देशों को, जैसे आज़ादी हुई तो ये मानता है कि विकास कैसा होना चाहिए, जैसे अमेरिका जैसे देश है उनके जैसा विकास जो है होना चाहिए। आधुनिक होने का मतलब है अमेरिका जैसे देशों की तरह होना। ठीक है, तो भारत में क्या था विकास का मतलब, कि आर्थिक समृद्धि भी बढ़ाई जाए और उसके साथ आर्थिक सामाजिक न्याय, मतलब गरीब और अमीर को दोनों को साथ लेकर चला जाए। और उनके लिए विकास क्या था, जैसे पश्चिम देश है वैसा उनके लिए विकास था, कि पश्चिम देशों के जैसा होना ही क्या है, विकास है। अब बात की भारत में विकास का मॉडल क्या है, तो भारत में विकास के दोनों ही मॉडल है, पूंजीवाद भी है और साम्यवाद भी है। ठीक है, जो पूंजीवाद मॉडल है वह यूरोप के अधिकतर देशों और अमेरिका के मॉडल ने इसको अपनाया है, भारत भी अपनाता है। जो समाजवादी मॉडल है यह सोवियत संघ का था। अगर आपने समकालीन विश्व राजनीति के पूरे चैप्टर्स देखे होंगे, मैंने जो अपलोड किए हैं, तो आपको पता होगा। तो यह सोवियत रूस ने अपनाया है। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। देखो भारत जो है उसने जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जिसमें पूंजीवाद और साम्यवाद जो है दोनों है। ठीक है, जिसमें क्या है, निजी भी है और सरकार का भी हस्तक्षेप है। ठीक है, तो समझ गए भारत का विकास का मॉडल कैसा है, मिश्रित है, उदारवादी भी है और पूंजीवाद भी है। नेक्स्ट बात आती है कि बॉम्बे प्लान क्या है। तो 1944 में उद्योगपतियों का जो एक तबका था, मतलब उद्योगपतियों का जो एक समूह था, उन्होंने एक साथ मिलकर नियोजन अर्थव्यवस्था चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। उन्होंने ये बात की कि नियोजन हम अर्थव्यवस्था चलाएंगे। नियोजन का मैंने आपको अर्थ बता दिया कि हम इस तरीके की अर्थव्यवस्था चलाएंगे जिससे सबको लाभ हो, और इसे क्या कहा गया, बॉम्बे प्लान कहा गया। और ये किसके द्वारा चलाया गया था, उद्योगपतियों के द्वारा यह चलाया गया था, ताकि इससे हर तबके को जो है सहारा मिले। अब सबसे पहला आता है कि ये जो बॉम्बे प्लान था आपका, इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका पहला उद्देश्य था कि सरकार उद्योग और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्रों में बड़े कदम उठाए। कि सरकार जो है उद्योगों के मामले में, ठीक है, जितने भी आपके जो उद्योग होते हैं, फैक्ट्रीज, कंपनियां वगैरह होती है, उनमें अच्छे से इन्वेस्ट भी करे और उसके क्षेत्र में बहुत सारे कदम उठाए ताकि जो गरीब लोग हैं उनको भी फ़ायदा मिल जाए। इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हो अथवा वामपंथी, दक्षिणपंथी और वामपंथी के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। उस वक्त वे सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। ठीक है, ये सब चाहते थे, चाहे दक्षिणपंथी और वामपंथी, ये सब चाहते थे कि देश जो है नियोजित अर्थव्यवस्था मतलब एक स्ट्रेटजी के तरीके से, जिससे हमें आने वाले जीवन में काफ़ी ज़्यादा लाभ हो। इन समूह में देशों में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। तो ये जो बॉम्बे प्लान था, उद्योगपतियों का जो समूह था, इसने यही प्रस्ताव जो है अर्थव्यवस्था को नियोजित चलाने के लिए, एक बहुत अच्छे तरीके से चलाने के लिए, ताकि भविष्य में भी उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल हो सके जितने हमारे पास संसाधन है। तो इसी को मतलब नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने यह समूह बॉम्बे प्लान बनाया था। अब आता है योजना आयोग। भारत के आज़ाद होते ही योजना आयोग भी स्थापित में आया। ठीक है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता अपनाएगा, रीति अपनाएगा, ये सब उसकी योजना करते हैं कि भारत किस किस तरीके से अपना विकास करेगा। यह फैसला करने में इस संस्था में केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई। और इसका फैसला करने में जो है इस संस्थाओं ने केंद्रीय भूमिका निभाई। जो संस्थाएं होती है उन्होंने
सबसे ज़्यादा भूमिका जो है वह निभाई थी। नेक्स्ट बात आती है योजना आयोग की कार्यविधि। एक मिनट रुको, ये बेबी मेरी तंग कर रही है। एक सेकंड। हाँ, अब जो आपका जो योजना आयोग है वह किस तरीके से कार्य करता है। जो आपका सोवियत संघ की तरह भारत में भी योजना आयोग में पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प सुना। जैसे सोवियत संघ, आपको पता है ज़्यादातर जो भारत का मॉडल मिश्रित है, मतलब उसने सोवियत संघ और अमेरिका से लिया हुआ है, तो कुछ बातें अमेरिका की भी होंगी और कुछ बातें सोवियत संघ की भी होंगी। तो जो योजना आयोग जो है उसकी वो कैसे कार्य करता है, तो योजना आयोग जो है वह सोवियत संघ की तरह भारत के पंचवर्षीय योजना को उसने अपनाया, 5 वर्ष की योजना को उसने अपनाया है। भारत सरकार ने अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार किया है जिसमें अगले 5 सालों के लिए आमदनी और खर्चे की योजना होगी। मतलब भारत सरकार ने अपनी तरफ से एक ऐसे पेपर्स बनाया, डॉक्यूमेंट्स बनाया, जिसमें क्या होगा कि 5 सालों में क्या क्या कार्य किया जाएगा, कितना कितना खर्च किस जगह पर किया जाएगा, यह सब उसमें क्या होगी, योजना होगी। इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बजट के 2 हिस्से होंगे। आपको पता है हर साल बजट निकाले जाते हैं कि हाँ इतना बजट हुआ, सरकार इस क्षेत्र में यहाँ पे ये इन्वेस्ट करेगी, तो ये सब योजना आयोग कहते हैं। तो इसके अनुसार जो केंद्र सरकार होती है, जो आपकी प्रधानमंत्री वगैरह की सरकार होती है, वे सभी जो है जितने भी राज्य होते हैं उनके बजट को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा गैर योजना व्यवस्था का है, इसके अंतर्गत सालाना आधार पर दैनिक मर्दों पर खर्चा करना था। ठीक है, दैनिक मतलब एक हिस्सा था आपका गैर योजना, जिसमें हमारी कोई योजना नहीं होती। इसके अंदर मतलब पूरे सालाना आधार पर क्या था, दैनिक जो भी मतलब दिनचर्या जो मतलब डेली के जो होते हैं उस मदों पर खर्चा। दूसरा हिस्सा था योजना व्यय। ठीक है, नेक्स्ट होती है कि पहली पंचवर्षीय योजना क्या थी। यह योजना 1951 से 1956 तक थी। इसमें क्या था कि इसमें ज़्यादातर जो है कृषि, इसका जोर जो था वो कृषि क्षेत्र पर था। इस योजना के अंतर्गत क्या था, बांध और जो सिंचाई के क्षेत्र होते हैं, मतलब इसमें कृषि के ऊपर ज़्यादा होता है, और बांध और सिंचाई के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ज़्यादा निवेश जो है किया गया है। भांगड़ा नागल परियोजना इनमें से जो एक थी, जो भांगड़ा नागल की जो परियोजना बनाई गई थी वह इसमें से एक थी। इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट आता है आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या है, यह योजना जो है 1956 से 1961 थी। इसमें उद्योगों के लिए जोर दिया गया। पहले में आपका किसानों के लिए दिया गया, दूसरे में उद्योगों के लिए जोर दिया गया। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। जो देसी उद्योग होते हैं, जो खुद से जैसे अचार वगैरह बनाते हैं, ऐसे उद्योगों को देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। ठीक है, टैक्स पर काफ़ी ज़्यादा शुल्क जो है लगाया, जो देसी उद्योग होते हैं। इस योजना के योजनाकार थे पीसी महालनोबिस थे। ठीक है, नेक्स्ट है विकास का केरल मॉडल। विकास का कैसा केरल मॉडल था, तो केरल में विकास और नियोजन के लिए अपना इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, मतलब जो विकास का जो मॉडल था वहाँ पे वह सबको साथ लेके चलने जाते थे, चाहे वो किसान हो, भूमि सुधार हो, गरीबी उन्मूलन हो, इन सब पर केरल ने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। जेसी कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने विकास की वैकल्पिक योजना प्रस्तुत की, जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर जोर था। जो कुमारप्पा थे वह गांधीवादी आदर्शी थे, वह गांधीवाद को काफ़ी ज़्यादा मानते थे, तो उन्होंने क्या है ग्रामीण औद्योगिकरण पर ज़्यादा जोर दिया। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र, उन्होंने बोला कि अगर भारत में नियोजन अर्थव्यवस्था नहीं तो आपको कृषि जो है उसको सेंटर पर रखना पड़ेगा। आपको पता है ज़्यादातर हम बिना खाना कहाँ से खाएंगे, कृषि तो सबसे बड़े हमारे हेल्पफुल होते हैं, है ना। भूमि सुधार के अंदर जो है जमींदार प्रथा की समाप्ति करने को कहा, और जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करके चकबंदी, और जो काश्तकार किसी दूसरे की जमीन पर बिटाई पर जोत बो रहे हैं उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करने में भूमि स्वामित्व सीमा कानून, उन्होंने बोला कि जो दूसरे के खेतों पे काम करते हैं उनको भी सुरक्षा दी जाए और उनका भी एक फिक्स सब कुछ किया जाए, जैसे सैलरी चाहे कुछ भी, ऐसे ऐसे उन्होंने कदम उठाए। जो जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको एक करके चकबंदी वहाँ पर की जाए। अब आते हैं 1960 के दशक में। सूखे व अकाल के कारण कृषि की दशा बहुत बुरी हो गई, और खाद्य संकट के कारण गेहूं का जो है हमें आयात जो है, गेहूं जो है हमें बाहर से लेना पड़ा। ठीक है, ये आता है केरल। अब आती है हरित क्रांति। आप सबको पता है सरकार ने जो है देखो हरित क्रांति कहती है, सरकार ने खाद्य सुरक्षा मतलब खाने को सुरक्षित करने के लिए जो है एक नई रीति अपनाई, जो थी हरित क्रांति। ठीक है, अब इन इलाकों पर ज़्यादा संसाधन लगाने का निर्णय किया जहाँ पर
सरकार ने क्या किया, मतलब आपको खाद्य सुरक्षा, जैसे आपको सरकार ने ऐसा किया कि कहीं कभी भी अकाल संकट ना पड़े, इसके लिए सरकार ने जो है हरित क्रांति को अपनाया। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे बीज होते हैं जो क्या होते हैं जिससे फसलें बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होती है। और ऐसा उन्होंने कहाँ पे किया, जहाँ पर बड़े बड़े ज़मींदारों को ये काम दिया, जैसे जो बड़े बड़े व्यापारी थी उनको ये काम दिया। इसमें क्या होता है, उर्वरक होता है, कीटनाशक होती है और बेहतर सिंचाई की सुविधा इसमें होती है। इसमें संयुक्त प्रयासों को ही हरित क्रांति कहा गया है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम स्वामीनाथन है। अब बारी आती है कि हरित क्रांति मतलब हरित क्रांति में ऐसा होता है फसल जल्दी होती है और फसल अच्छी होती है, ठीक है। इसके सकारात्मक प्रभाव क्या है, इसमें खेती की पैदावार में बढ़ोतरी हुई। इसके कारण गेहूं की पैदावार काफ़ी बढ़ी। पंजाब, हरियाणा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके समृद्ध हुए। मैंने आपको बताया जहाँ पे अच्छी सिंचाई की व्यवस्था है वहीं पर इसको यूज़ किया। किसानों की स्थिति जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है सुधार आया। अब बात है कि हरित क्रांति के बुरे प्रभाव क्या हुए। क्षेत्रीय व सामाजिक असमानता बढ़ेगी कि सरकार ने किसी क्षेत्र में ये अच्छे बीज दिए थे, तो इससे क्या हुआ, क्षेत्रीय खांसा बढ़ी। हरित क्रांति के कारण क्या था, गरीब किसान और अमीर किसानों के बीच में जो है खाई बढ़ गई। जो अमीर थे उन्हीं को ये चीज़ें दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है मध्यम श्रेणी के भूभाग स्वामित्व वाले किसानों का उभार हुआ। नेक्स्ट आता है श्वेत क्रांति। कहती है मिल्कमैन ऑफ इंडिया के मशहूर से मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से श्वेत क्रांति जो है वह जानी जाती है। श्वेत क्रांति था अमूल दूध, मतलब एक क्या था कि गुजरात में सरकारी दूध के लिए जो है परिसंघ की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमूल की उन्होंने शुरुआत की। इसमें गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े और इस मॉडल के विस्तार को ही क्या गया, आपका श्वेत क्रांति कहा गया। मैं एक काम करूंगी, मैं श्वेत क्रांति और हरित क्रांति के ऊपर एक बहुत अच्छी से विस्तृत वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आए। इसमें बहुत ज़्यादा इन शॉर्ट है तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।